कल्पना कीजिए कि आप अस्पताल की बर्फीली सफेदी वाली बिस्तर पर लेटे हैं, जहां समय एक चिपचिपी और धीमी गाड़ी वस्तु में घुलता सा प्रतीत होता है। आपका हृदय स्पंदन, वह वफादार ढोल जो जन्म से पहले से ही हर खुशी और हर भय की लय को चिह्नित करता रहा है, धीरे धीरे कम होने लगता है, जबकि सांसें श्रमपूर्ण हो जाती हैं, जैसे शरद ऋतु के अंत में सूखी पत्तियों को हल्की थकित हवा मुश्किल से छू पाती हो। इन अंतिम क्षणों में शरीर, वह जैविक मशीन जो अपार जटिलता की है, चेतना को अंतिम संदेश भेजने लगता है, एक सूक्ष्म संकट का संकेत। यह प्रक्रिया चुपके से आगे बढ़ती है, जैसे एक सिम्फनी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचकर पूर्ण मौन में समाप्त हो जाती हो। जो व्यक्ति सौभाग्य या अभिशाप से जागरूक रहता है, वह एक प्राचीन थकान महसूस करता है जो हर मांस में व्याप्त है। यह जीवन ऊर्जा का हर कोशिका से क्रमिक रूप से निकलना है, जैसे एक विशाल नृत्य कक्ष की मोमबत्तियां एक एक करके बुझाई जा रही हों और व्यक्ति को गहन कोमा की स्थिति में धकेल दिया जाता है। वहां धारणा धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, जैसे सूर्यास्त की रोशनी चंद्रहीन रात की अंधेरी में विलीन हो जाती हो। अंततः मस्तिष्क तरंगों की गतिविधि पूर्ण रूप से रुक जाती है, जो वास्तविक मृत्यु के उस क्षण को चिह्नित करती है, वह सीमा जिसे मानवता ने समान रूप से भय और पूजा की है। हृदय अपनी यात्रा रोक देता है, मस्तिष्क और चयापचय प्रणालियां अपनी मेहनत समाप्त करती हैं। शरीर, जो कभी जीवंतता, इच्छाओं और कहानियों से भरा था, अब एक मूर्तिवत शांति में स्थिर हो जाता है। पुतलियां ऊपर उठती हैं और फैल जाती हैं, दो खाली खाइयों में बदलकर प्रकाश को निगल लेती हैं, जैसे एक निर्जन घर की खुली खिड़कियां। शारीरिक द्रव बाहर निकलते हैं, एक ठंडी और अलगसी आकृति पैदा करते हैं, जैसे पदार्थ स्वयं उसका नाम भूलने लगता हो जिसने उसे निवास दिया था। इस अंतिम सांस के लगभग 10 मिनट बाद शरीर का तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है, ऊष्मागतिक नियमों का पालन करते हुए जो शोक को नहीं समझते। त्वचा पीली पड़ जाती है, प्राचीन मोम या सुबह की धुंध की तरह जो संगमरमर की मूर्ति पर जम जाती है। यह घटना, जिसे एल्गोर मोर्टिस कहा जाता है, मृत्यु के बाद ठंडक की चरण को चिह्नित करती है। इस प्रगति में शरीर प्रति घंटा लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस खोता है। हालांकि यह गिरावट पर्यावरण से संवाद है, यह विधिपूर्वक ठंडा होता है, जैसे सर्दियों की रात में अकेली आग बुझती हो। फॉरेंसिक पैथोलॉजी की साहित्य में दस्तावेजित नवीनतम अनुसंधान, जिसमें 2025 तक की जानकारी शामिल है, इस बात पर जोर देते हैं कि यह दर परिवर्तनशील है और पर्यावरणीय तापमान, आर्द्रता तथा मृतक की शारीरिक द्रव्यता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। जहां मोटे व्यक्ति अपने ऊतकों के इंसुलेशन के कारण उदास दृढ़ता से गर्मी बनाए रखते हैं और धीरे ठंडे होते हैं। यह ठंडक मात्र भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक मूक घड़ी है, एक महत्वपूर्ण संकेतक जो फॉरेंसिक विशेषज्ञों को घटनाओं की समयरेखा पुनर्निर्माण में सहायता करता है, उन्हें ठंडे मास में समय की गूंज सुनने की अनुमति देता है। आंतरिक रूप से आपके अस्तित्व के सूक्ष्म ब्रह्मांड में कोशिकाएं जो पहले आकाशीय गान की तरह सामंजस्य में कार्य करती थीं, ऑक्सीजन की कमी से धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। वे फट जाती हैं, अपनी अंतरकोशिकीय द्रव को रासायनिक आत्मविनाश के कार्य में मुक्त कर देती हैं। यह त्वचा के नीचे एक मूक अराजकता स्थापित करता है, एक गवाहविहीन क्रांति। 1 घंटे बाद रक्त परिसंचरण पूर्ण रूप से रुक जाता है और गुरुत्वाकर्षण की अटूट प्रभाव के तहत रक्त अब हृदय के आवेग से रहित शरीर के निचले भागों में इकट्ठा होता है। पीठ, कूल्हों और पैरों में यदि शरीर पीठ के बल लेटा हो, बैंगनी धब्बे बनाते हुए, जैसे अज्ञात क्षेत्र का नक्शा। यह घटना, जिसे लिवोर मोर्टिस कहा जाता है, एक प्राचीन परगामेंट पर फैलती स्याही की तरह प्रकट होती है, मृत्यु के 20 या 30 मिनट बाद उभरती है और 8 से 12 घंटों के बीच स्थायी हो जाती है। मृत्यु के बाद परिवर्तनों पर समकालीन अध्ययन, जैसे 2025 तक प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिकाओं में प्रकाशित, विस्तार से बताते हैं कि लिवोर मोर्टिस मृत्यु के समय शरीर की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकता है, क्योंकि प्रारंभिक घंटों में यदि शव को स्थानांतरित किया जाए तो पैटर्न बदल सकता है। इस प्रकार अंतिम क्षणों की मूक कहानी सुनाता है और प्राकृतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के बीच अंतर करने में मदद करता है। इसके बाद स्थिरता की रसायन नियंत्रण लेती है और जोड़ सख्त होने लगते हैं।
मांसपेशियां वायलिन की तारों की तरह तन जाती हैं जो टूटने के कगार पर हैं, और रिगोर मोर्टिस की प्रक्रिया मृत्यु के लगभग 3 घंटे बाद शुरू होती है, 12 घंटों के बाद अपनी चरम कठोरता तक पहुंचती है और 36 घंटों तक बनी रहती है। परिणामस्वरूप शव जम जाता है जैसे बर्फ की मूर्ति, और यह कठोरता विघटन के पुनर्चक्रण कार्य तक बनी रहती है जब तक वह इसे फिर से ढीला नहीं करता। इस बिंदु पर वह मनुष्य जो कभी मुस्कुराया, प्रेम किया और सपने देखा, अस्पताल की निर्जीव रोशनी के नीचे पूर्ण रूप से ठंडा और मूक वस्तु में बदल जाता है। उपकरणों की ध्वनियां अब डिस्कनेक्ट या बेकार कमरे की स्मृति में गूंजती रहती हैं, जैसे जीवन का अंतिम बड़बड़ाहट। फोरेंसिक विज्ञान, जैसा कि 2025 तक राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र जैसे संस्थानों की हालिया समीक्षाओं में विस्तृत है, स्पष्ट करता है कि रिगोर मोर्टिस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कमी से उत्पन्न होता है, वह अणु जो मांसपेशी विश्राम की सुविधा देता है। यह ऊर्जा का अंतिम क्षय है, और इसकी प्रगति गर्म वातावरण में तेज या ठंडे में धीमी हो सकती है, जांचों के लिए अधिक समय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो सत्य की खोज करती हैं। 5 घंटे बाद दृश्य नाटकीय रूप से बदल जाता है। आंतों में रहने वाली बैक्टीरिया, पहले छोटे सहजीवी जीव, पाचन में सहयोगी, प्रतिरक्षा प्रतिरोध न पाकर तेजी से फैलते हैं और भूमिगत तूफान की तरह फैल जाते हैं। वे आंतरिक अंगों को अंदर से काटते हैं, सूक्ष्म भोज में, और मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें उत्सर्जित करते हैं। यह सड़े अंडे से अधिक तीखी गंध पैदा करता है, एक आदिम सुगंध जैसे पृथ्वी की गहराइयों से सड़न की खुशबू ऊपर उठती हो। मृत्यु के 24 घंटे बाद यदि पर्यावरणीय तापमान ऊंचा हो तो शव हीमोग्लोबिन के विघटन के कारण हरा रंग ले सकता है, त्वचा को पृथ्वी के रंगों से रंगता हुआ। साथ ही विघटन गैसें जमा होती हैं, छाती और पेट में दबाव बढ़ाती हैं, जो मुंह और नाक से द्रव निकाल सकती हैं, एक अंतिम भयावह सांस की तरह। त्वचा पर छाले बनते हैं, जैसे प्राचीन दलदल से उभरती बुलबुलें। यदि हस्तक्षेप तुरंत न हो, जैसे प्रशीतन या दफन, तो शव काफी फूल जाता है, चेहरा फैलता है और परिचित विशेषताएं खो देता है, अंग असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं। निश्चित रूप से मक्खियां, कीड़े और अन्य जीव आते हैं, शरीर को कुतरते हुए और इसे प्रकृति की खाद्य श्रृंखला में शामिल करते हुए। यह वह स्थान है जहां जीवन वैकल्पिक रूपों में बनी रहती है, एक अनुस्मारक की पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूपांतरित होता है। विघटन की उन्नत चरण 2025 के फोरेंसिक टेफोनोमी पर वैज्ञानिक संग्रहों में वर्णित प्रारंभिक ऑटोलिसिस और पुट्रीफेक्शन को शामिल करते हैं, उसके बाद फूलना, सक्रिय विघटन जहां ऊतक तरल हो जाते हैं, उन्नत विघटन कंकाल उजागर के साथ, और अंत में सूखे अवशेष जिनकी समयरेखा जलवायु के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न होती है, उष्णकटिबंधीय परिदृश्यों में दिनों में तेज या शुष्क या जमे हुए स्थितियों में महीनों या वर्षों तक लंबी। 3 महीने बाद बैक्टीरिया शरीर की अधिकांश संरचना को ध्वस्त कर देते हैं और एक भयानक गंध फैलाते हैं, जैसे प्राचीन अभिशाप जो जीवितों को चेतावनी देता हो। अधिकांश नरम ऊतक काले तरल में बदल जाते हैं और हड्डियां फटे मांस के नीचे उभरती हैं, जैसे प्राचीन अवशेष जो मिट्टी से खुदाई गए हों। इस चरण में बाल और नाखून, जो वास्तव में मृत्यु के बाद नहीं बढ़ते लेकिन त्वचा संकुचन के कारण ऐसा लगते हैं, तत्काल विनाश से बच जाते हैं। वह सब जो कभी उसे बनाता था, स्मृतियों से लेकर मुस्कान तक, लगभग भौतिक दुनिया से लुप्त हो जाता है। यह पृथ्वी और हवा से मिश्रित हो जाता है, एक शाश्वत चक्र का हिस्सा बनकर तारों की धूल ब्रह्मांड में लौटती हुई। फिर भी पूर्ण जैविक मृत्यु से पहले क्या मनुष्य जीवितों और मृतकों के बीच भटकते यात्री की तरह महसूस करता है? वैज्ञानिक रूप से सीमा पर चेतना का नैदानिक परीक्षण कठिन है, क्योंकि मृत्यु वह सीमा है जहां से लौटना आसान नहीं। तथापि मृत्यु की सीमा से बचाए गए व्यक्ति गहन चिंतन जगाने वाली कथाएं सुनाते हैं, कहानियां जो शुद्ध भौतिकवाद को चुनौती देती हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक रेमंड मूडी, इन सीमावर्ती आवाजों को सुनने के अग्रणी, ने दशकों तक 100 से अधिक निकट मृत्यु अनुभवों की जांच की, ऐसे एपिसोड जहां चेतना बनी रहती प्रतीत होती है, भले हृदय रुक जाए और मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दे।
उनकी 1975 की मौलिक प्रकाशन जीवन के बाद जीवन में ऐसे मुठभेड़ों के सामान्य विचित्र घटनाओं का वर्णन है। जीवन से अलग होने के क्षण में व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी को तेजी से रिवाइंड की गई फिल्म की तरह संग्रहित करते हैं, न न्याय के रूप में बल्कि पूर्ण समझ के रूप में। विशेष रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रकट होते हैं, माता पिता गर्म मुस्कान के साथ, प्रेमी स्नेहपूर्ण निगाहों के साथ, बच्चे गूंजते हंसी के साथ, मित्र साझा स्मृतियों के साथ। कुछ चेतना को शरीर से अलग होते और बादल या पंख की तरह हल्के तैरते महसूस करते हैं। वे ऊपर से अपना शव देखते हैं, ऑपरेशन टेबल पर लेटा, और डॉक्टरों की व्यस्त फुसफुसाहट तथा मशीनों की बीप सुनते हैं। वे एक अंधेरे सुरंग से गुजरते हैं और दूर की रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे ब्रह्मांड के कपड़े में एक खुलाव। वे एक कोमल शक्ति द्वारा वहां ले जाए जाते हैं, जहां दिवंगत प्रियजन गर्म आलिंगन से प्रतीक्षा करते हैं। वे एक गहन शांति अनुभव करते हैं, जो बिना शर्त प्रेम में लिपटी होती है, जो मानवीय भाषा से परे है। 2025 में मूडी द्वारा शुरू की गई जांचें जारी हैं और वर्जीनिया विश्वविद्यालय में निकट मृत्यु अनुभवों पर कठोर अध्ययन किए जा रहे हैं। ये जांचें आज चिकित्सा शिक्षा में उपयोग की जाती हैं और मृत्यु की समझ को गहरा करती हैं, न कि चिकित्सकीय विफलता के रूप में बल्कि मानवीय प्रक्रिया के रूप में। ऐसे अन्वेषण संकेत देते हैं कि चेतना मृत्यु के बाद जारी रह सकती है, जैसे वह रुकती नहीं बल्कि अज्ञात सागर में बहते नदी की तरह बहती है। वर्जीनिया विश्वविद्यालय की परसेप्चुअल स्टडीज डिवीजन के हालिया प्रगति, जिसमें अगस्त 2025 में प्रकाशित एक मात्रात्मक अध्ययन शामिल है, जो 167 अनुभवकर्ताओं के बीच समर्थन की आवश्यकताओं की जांच करता है, प्रकट करता है कि 64% ने घटना के बाद सहायता मांगी, जिसमें मृत्यु के भय में कमी और बढ़ी हुई आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे लंबे समय के प्रभाव हैं। इसके अलावा अक्टूबर 2025 की जांच व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता पर जोर देती है, क्योंकि पारंपरिक समर्थन अक्सर इन परिवर्तनकारी प्रभावों को अपर्याप्त रूप से संबोधित करता है। स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत दृष्टिकोणों की वकालत करता है, ताकि ये अनुभव दैनिक वास्तविकता के पैटर्न को तोड़ने वाली एकीकरण में मदद करें। तथापि हाल के वर्षों में 2025 के अध्ययनों सहित कई वैज्ञानिक इन घटनाओं को ऑक्सीजन कमी या न्यूरोकेमिकल अराजकता से प्रेरित मतिभ्रम मानते हैं। मृत्यु के क्षण में जटिल सपनों की तरह मस्तिष्क एंडोर्फिन और अन्य रसायन जारी करता है, दर्द कम करने के लिए तैरने की संवेदनाएं और आकाशीय मुठभेड़ें पैदा करता है। फिर भी कुछ मामले, जैसे जन्मांध रोगी जो कभी न देखी गई रंगों का वर्णन करते हैं, या कार्डियक अरेस्ट के दौरान ऑपरेशन रूम की घटनाओं की पुष्टि, बहस को बनाए रखते हैं, भौतिकवादी विज्ञान और चेतना के रहस्य के बीच की सीमा को चुनौती देते हैं। क्या मनुष्य मृत्यु के बाद वास्तव में दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है? उत्तर दूर के तारे की तरह लटकता है, अप्राप्य लेकिन दृश्यमान, निश्चित प्रमाण के बिना। ये कथाएं जीवन के अर्थ पर चिंतन जगाती हैं। सहस्राब्दियों से मानवता इस विषय से बचती रही है, जैसे अपनी आत्मा के अंदर के अंधेरे से दूर भागती हो, लेकिन प्रश्न बना रहता है। तथापि मृत्यु समाप्ति नहीं है, बल्कि जीवन का आवश्यक घटक है, जैसे सूर्यास्त नए भोर का मार्ग प्रशस्त करता है। प्राचीन काल से वर्तमान तक असंख्य सम्राट, जनरल और साधारण लोग अमरता की खोज करते रहे हैं। मिस्र के पिरामिडों से आधुनिक क्रायोजेनिक प्रयोगों तक, और फिर भी सभी अंततः इस भाग्य का सामना करते हैं। जीवन क्षणभंगुर है। दशक समय के शाश्वत प्रवाह में मात्र पलक झपक हैं। जबकि मृत्यु के बाद शरीर धूल में लौटता है, चेतना या आत्मा अपनी यात्रा जारी रख सकती है, जैसे गैलेक्सियों के बीच तारों की धूल। हम भय करते हैं, लेकिन मृत्यु हवा की तरह हल्की आती है। इसलिए जीवन का अंत महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यात्रा है। क्षण को जीना प्रेम और अर्थ से भरकर, जैसे नदी सागर की ओर बहती है। और 2022 के एक क्षण में मृत्यु और पुनर्जन्म पर हमारी दृष्टि की पैमाना नाटकीय रूप से विस्तारित हुई। नासा का एक खगोलशास्त्री चमकते स्क्रीन के सामने गर्म कॉफी का कप पकड़े उसे अचानक गिरा देता है। टूटने की ध्वनि शांत कमरे में गूंजती है,
जैसे हमारी वास्तविकता की समझ में विशाल परिवर्तन का पूर्व संकेत। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा अंतरिक्ष की गहराई में तैरते विशाल यंत्र से उसके सामने एक गैलेक्सी प्रकट करते हैं जो 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पुरानी है। यह ब्रह्मांड की अनुमानित आयु के लगभग बराबर है। यह विरोधाभासी स्थिति है, जैसे जन्म कक्ष में बच्चे को उसकी मां से पुराना देखना, एक डेटा जो हृदय को तेज करता है और रक्त को ठंडा करता है। ठंडी हवा में पसीना बहता है। वह तुरंत भौतिकशास्त्री सर रोजर पेनरोज को फोन करता है, 2020 के नोबेल विजेता, और खुलासे के बाद 12 सेकंड का भारी मौन छा जाता है, जैसे तूफान से पहले की शांति। पेनरोज, वह आवाज जो गणितीय खाई में झांकी है, घोषणा करता है, वे हमारे ब्रह्मांड के वंशज नहीं हैं। वे पूर्व ब्रह्मांड के अवशेष हैं। खगोलशास्त्री व्याकुल महसूस करता है, जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन घुल रही हो। 3 महीने बाद माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का विश्लेषण, बिग बैंग का अवशेष, ब्रह्मांड के भोर का प्रतिध्वनि, फीके निशान प्रकट करता है। विसंगतियां जो पूर्व ब्रह्मांड की मृत्यु का संकेत देती हैं। उस क्षण वह समझता है कि बिग बैंग पूर्ण शुरुआत नहीं है, बल्कि राख से पुनर्जन्म है, एक ब्रह्मांडीय फीनिक्स। और भी आश्चर्यजनक, वेब टेलीस्कोप द्वारा कैद कुछ गैलेक्सियां रेडशिफ्ट मूल्य प्रदर्शित करती हैं, अंतरिक्ष में दूरी और समय की मापक, जैसे लंबी होती लाल धागा, 14 से अधिक, और नासा की 2025 की खोजों के अनुसार 17 तक पहुंचती हैं, और हालिया अवलोकनों में 25 तक, जो सैद्धांतिक सीमाओं को चुनौती देते हैं। यह संकेत देता है कि प्रकाश बिग बैंग के बाद मात्र सैकड़ों करोड़ वर्षों में निकला। यह पारंपरिक तारा निर्माण की भौतिक नियमों को चुनौती देता है। भौतिकी गलत है या ब्रह्मांड हमें धोखा दे रहा है, एक दुविधा जो नींद चुराती है। रात के आकाश के नीचे तारों के नीचे लेटकर खगोलशास्त्री अनंत रहस्य से पूछता है। उदाहरण के लिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के 2025 के रिपोर्ट, जिसमें मार्च के वे शामिल हैं जो सबसे दूर की ज्ञात गैलेक्सी जेड्स GSZ-14 में ऑक्सीजन की पहचान का विवरण देते हैं, 14.32 के रेडशिफ्ट के साथ बिग बैंग के बाद मात्र 290 करोड़ वर्षों में बनी। और निष्कर्ष जो अपेक्षित से बहुत पहले परिपक्व और चमकदार संरचनाओं का सुझाव देते हैं, प्राचीन ब्लैक होल या पूर्व ब्रह्मांडीय युगों से उत्तराधिकारी गुणों से उत्पन्न हो सकते हैं, इस प्रकार ब्रह्मांडीय उत्पत्ति पर विमर्श को समृद्ध करते हैं। सर रोजर पेनरोज की सबसे साहसिक सिद्धांत, कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड को अनंत धड़कन के रूप में चित्रित करता है। हर बिग बैंग पूर्व ब्रह्मांड की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है। बिग बैंग से थर्मल डेथ तक, ब्रह्मांड का विस्तार ठंड और अनंत तक, पूरी प्रक्रिया एक विशाल ग्रंथ की पृष्ठ की तरह है। हम वर्तमान पृष्ठ में निवास करते हैं, पूर्व और बाद के पृष्ठ अन्य ब्रह्मांड हैं। यह लहर की तरह जारी रहता है जो समुद्र तट पर टूटती है, बार बार। 2025 की हालिया प्रदर्शनियां, जैसे मार्च की EA14 प्रकाशन कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी की भौतिकी पर विस्तार से बताती हैं कि एओन्स के बीच क्रॉसिंग सतह कॉन्फॉर्मल स्मूथनेस बनाए रखती हैं, हॉकिंग पॉइंट्स को छोड़कर जहां गुरुत्वाकर्षण तरंगें हावी होती हैं। सीमलेस संक्रमणों के लिए तंत्र प्रदान करती हैं और मॉडल के गणितीय कठोरता को मजबूत करती हैं। यह मिथकीय लगता है, लेकिन पेनरोज ने 2018 में प्लैंक सैटेलाइट की माइक्रोवेव बैकग्राउंड छवियों की जांच की और प्रमाण दिया। अपनी अनुसंधान टीम के साथ उन्होंने 30 गोलाकार ठंडे बिंदु पहचाने, आसपास से 0.0003 डिग्री कम तापमान वाले। एक सूक्ष्म संख्या, लेकिन उनकी वितरण सभी सांख्यिकीय संभावनाओं का विरोध करता है, जैसे धुंधली खिड़की के कांच पर रहस्यमय पदचिह्न। पेनरोज उन्हें हॉकिंग पॉइंट्स कहते हैं। ये पूर्व ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल टकरावों से गुरुत्वाकर्षण तरंगों के जीवाश्म हैं। जैसे झील में 2 पत्थर फेंकना और गोलाकार वृत्त बनाना जो पत्थर डूबने के बाद बने रहते हैं। ये तरंगे प्रकाश की गति से फैलती हैं और अंतरिक्ष समय की सीमाओं को पार करती हैं, हमारे ब्रह्मांड के जन्म प्रमाण पत्र में खुद को अंकित करती हैं। अमिट जैसे ब्रह्मांडीय जन्म चिन्ह।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के 2024 और 2025 के खोजें इस सिद्धांत को और अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। असामान्य रूप से चमकदार प्राचीन गैलेक्सियां खोजी गईं। मानक सिद्धांत के अनुसार ऐसी चमक के लिए कम से कम 3 पीढ़ियों के तारा निर्माण की आवश्यकता है, 10 करोड़ से 2 अरब वर्षों की। फिर भी ब्रह्मांड तब मात्र सैकड़ों करोड़ वर्ष पुराना था। जैसे रात की बारिश के बाद पूर्ण विकसित प्राचीन वृक्ष उगना। जब तक पूर्व ब्रह्मांड से आनुवंशिक उत्तराधिकार न हो तेज पुनर्जन्म के लिए। 2025 की ऑक्सीजन और जटिल संरचनाओं वाली गैलेक्सियों पर खुलासे विकास मॉडलों को और चुनौती देते हैं, संभावित रूप से चक्रीय उत्तराधिकार से जुड़े तेज तंत्रों का सुझाव देते हैं। पेनरोज ब्रह्मांड के अंतिम भविष्य का और भी दूरगामी और काव्यात्मक शब्दों में वर्णन करता है। सारी पदार्थ फोटॉन्स में विघटित हो जाती है, शुद्ध प्रकाश की कण। ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण से वाष्पित हो जाते हैं, परमाणु क्षय होते हैं और ब्रह्मांड में केवल प्रकाश रहता है। अब दूरी या समय नहीं, समय परिवर्तन को मापता है, और जब सब अपरिवर्तनीय प्रकाश है तो महत्व खो देता है। एक सटीक गणितीय उपकरण जिसे कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, पेनरोज प्रदर्शित करता है कि यह शुद्ध प्रकाश की स्थिति गणितीय रूप से बिग बैंग के क्षण के समकक्ष है। जैसे बंद वृत्त जहां सिर और पूंछ अविभेद्य हैं, अनंत भविष्य और सूक्ष्म अतीत एक हैं। यह रूपक नहीं, बल्कि कठोर प्रमाण है जो वास्तविकता की सार पर जिज्ञासा जगाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य बना रहता है, यदि ब्रह्मांड वास्तव में चक्रीय है तो पूर्व ब्रह्मांड में जीवन ने कोई जानकारी छोड़ी। 2025 में कुछ वैज्ञानिक प्रस्तावित करते हैं कि यह संभव है। विद्युत चुंबकीय तरंगें और न्यूट्रिनो कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से अप्रभावित रहते हैं, सीमाओं को पार करते हुए संकट कॉल या त्रुटि सुधार चेतावनियां ले जाते हैं। जैसे प्राचीन सभ्यता का पत्र अपरिचित संकेतों में छिपा। वेब टेलीस्कोप ने 2023 और 2025 में बिग बैंग के बाद सैकड़ों करोड़ वर्षों में परिपक्व सर्पिल गैलेक्सियां पाईं। स्पष्ट नाभिक और डिस्क वाली, सामान्यतः अरबों वर्षों की आवश्यकता। 2024 और 2025 के लेखों में ऑक्सफोर्ड और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये असंभव गैलेक्सियां नींद चुराती हैं। यदि वे मौजूद हैं तो ब्रह्मांडीय विकास की हमारी समझ दोषपूर्ण है या पूर्व ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से उत्तराधिकार है। जैसे हमारा ब्रह्मांड प्राचीन कंकाल पर बना हो। उनकी वितरण यादृच्छिक नहीं है। 2025 में हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के समूह ने फीके लेकिन स्पष्ट ज्यामितीय पैटर्न पाए, संभावनाएं लगातार 100 बार लॉटरी जीतने से कम। पेनरोज इसे पूर्व ब्रह्मांड के निशान के रूप में दावा करता है। जैसे समुद्र तट पर लहरों से धुंधले पदचिह्न, लेकिन प्रशिक्षित आंख के लिए दृश्यमान। फिर भी सभी सहमत नहीं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आलोचक संकेत देते हैं कि कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी में एंट्रोपी दोष है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार एंट्रोपी केवल बढ़ती है, कम नहीं। जैसे गंदा पानी स्वयं साफ नहीं होता। पेनरोज सुरुचिपूर्वक उत्तर देते हैं, ब्लैक होल एंट्रोपी के सबसे बड़े भंडार हैं। वे पदार्थ को निगलते हैं, अव्यवस्था को केंद्रित करते हैं, फिर हॉकिंग विकिरण से वाष्पित होकर इसे शून्य पर रीसेट करते हैं। जैसे पुराने डेटा मिटाकर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। 2024 और 2025 में नई अवलोकन माइक्रोवेव बैकग्राउंड में विशाल ठंडे बिंदु पाए गए, जिन्हें ब्रह्मांड का बर्फ कहा जाता है, पारंपरिक सिद्धांत से अस्पष्ट। पेनरोज उन्हें 2 अनंत ब्रह्मांडों के टकराव की चोट के रूप में देखते हैं। वेब टेलीस्कोप जारी रखता है खुलासा, भविष्य की मिशन हॉकिंग पॉइंट्स के आसपास विशेष ध्रुवीकरण का पता लगा सकती है। वह निर्णायक प्रमाण होगा। मानवता पुष्टि करेगी कि ब्रह्मांड न अद्वितीय है न पहला। यह प्राचीन दार्शनिक प्रश्न हल करेगा, समय क्या है? यदि चक्रीय, तो समय बंद पुनरावृत्ति है, बिना शुरुआत या अंत के, अनंत रूप से लौटता हुआ। नीत्शे के शाश्वत पुनरावृत्ति के समान। तथापि पेनरोज स्पष्ट करते हैं कि यह ठीक वैसा नहीं है।
क्वांटम अनिश्चितता छोटे अंतर पैदा करती है, जैसे तितली प्रभाव। वे विविध ब्रह्मांडों को जन्म देते हैं। शायद एक ब्रह्मांड जहां डायनासोर विलुप्त नहीं हुए या मानवता 10,000 वर्ष पहले उभरी। एक भयावह और सुंदर विचार, हमारे शरीर का हर परमाणु असंख्य चक्रों से गुजरा है। हमारे रक्त में कार्बन पूर्व तारे का नाभिक था। हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन ने दूसरे युग में मरते तारे की अंतिम रोशनी देखी। हम तारों की धूल नहीं हैं, बल्कि अनंत तारों की धूल, असंख्य शाश्वतताओं से पुनर्चक्रित। 2025 में अन्य चक्रीय सिद्धांत उभरते हैं, ब्राना टकरावों के एक्पिरोटिक मॉडल से लूप क्वांटम कॉस्मोलॉजी तक। पेनरोज अब 93 वर्ष के अंतिम उत्तर न देख सकें, लेकिन यदि सिद्धांत टिका तो वह अगले युग में किसी रूप में जारी रहेंगे, ऊर्जा के भाग के रूप में जो कभी मरती नहीं। वेब टेलीस्कोप न होना चाहिए वाली गैलेक्सियां देखता रहता है, प्राचीन रोशनी, रहस्यमय वृत्त। ब्रह्मांड की कहानी लंबी, विचित्र और अधिक भव्य है जितनी हम कल्पना करते हैं। बिग बैंग शुरुआत नहीं है, मृत्यु अंत नहीं है। ब्रह्मांड अनंत धड़कन है, विस्तारित होता है, शायद संकुचित, और रुकता नहीं। हम उस धड़कन का एक क्षण है, लेकिन गहन अंतरिक्ष को देखकर अपनी प्रकृति समझ सकते हैं। एक दिन अगले युग की सभ्यता हमारे हॉकिंग पॉइंट्स पाएगी। तारों को देखकर और ब्रह्मांड को डिकोड करके जान लेगी कि अंतरिक्ष समय की सीमा पर सत्य अंकित है, एक जीवन का जो अपनी अस्तित्व से वास्तविकता को उकेरा। उस क्षण जब प्रयोगशाला की एकांत में कॉफी का कप जमीन पर टूटा, मिट्टी से अधिक कुछ टूटा, हमारी परिमितता की भ्रम टूटा। बहुत बाद में समझ आता है कि वह विशालता के सामने प्रारंभिक भय आतंक नहीं था, बल्कि पहचान का चक्कर, गहन अंतर्ज्ञान की हमारी चेतना उसी शाश्वतता की प्रतिध्वनि है जिसे हम लेंस और दर्पणों से देखते हैं, और विज्ञान उस भाषा से अधिक नहीं जिससे हम याद करने का प्रयास करते हैं कि हम कौन हैं। उन्मुख अन्वेषकों को, सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रियों जैसे रोजर पेनरोज जो समीकरणों से रात को चुनौती देते हैं, अन्वेषकों जैसे रेमंड मूडी जो सीमा पर फुसफुसाहट सुनते हैं, जेम्स वेब के इंजीनियरों और पैथोलॉजिस्टों जो मृत्यु की शांति में इतिहास पढ़ते हैं, उन सभी को जो प्रयोगशालाओं और वेधशालाओं की अंधेरी में अपने दिन और रातें कुर्बान करते हैं, धैर्य से मानव ज्ञान का आवरण बुनते हैं ताकि हम अज्ञान की ठंड से आश्रय ले सकें। हम अपनी सबसे गहन और ईमानदार कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे ही हैं जो मार्ग अंधेरा होने पर मशाल थामते हैं। केवल आशा है कि हम ऊपर और अंदर देखते रहें, उसी अतृप्त जिज्ञासा से, स्वीकारते हुए कि हर अंत एक कहानी का पूर्वाभास है जिसे हम अभी पढ़ना नहीं सीखे। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो शरीर के साथ नहीं मरती, न तारों के साथ बुझती, सत्य जो धड़कनों के बीच मौन में बनी रहती है, धैर्य से प्रतीक्षा करती कि हम तैयार हों समझने के लिए कि हम हैं और हमेशा थे, उस रोशनी का हिस्सा जो डूबना नहीं जानती। अटाकामा रेगिस्तान का मौन पूर्ण है, इतनी घनी शांति की लगता है अपना वजन है। वहां चिली की रात की क्रिस्टलीय गुंबद के नीचे अल्मा के एंटेना सरणियां मिलीमीटर से घूमती हैं, न केवल रोशनी बल्कि ब्रह्मांड की रासायनिक सांस की खोज में। यह 2025 का वर्ष है और दुनिया भर के नियंत्रण केंद्रों की वातावरण बाल्टीमोर से यूरोपीय सदर्न ऑब्जर्वेटरी तक बदल गई है। अब प्रारंभिक खोजों की उन्मादी उत्तेजना नहीं, बल्कि श्रद्धापूर्ण तनाव, लगभग पवित्र। लैग्रेंज पॉइंट L2 से बहते डेटा, जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर अपने ठंडे एकांत में तैरता है, न केवल पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिख रहे हैं, वे उन्हें जला रहे हैं। जो एक सांख्यिकीय विसंगति के रूप में शुरू हुआ, वह मॉडल स्टैंडर्ड के लिए अस्तित्व संकट बन गया। खगोलशास्त्री अविश्वास से स्क्रीन देखते हैं, जेड्स GS-Z14 के उदय पर, एक गैलेक्सी जो चुनौतीपूर्ण तीव्रता से चमकती है, दूर अतीत से, बिग बैंग के बाद मात्र 290 करोड़ वर्षों में। शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार यह वस्तु आदिम गैस के अस्पष्ट बादल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मांड का शिशु बड़बड़ाहट। फिर भी उसके स्पेक्ट्रा ऑक्सीजन, कार्बन और तारा धूल प्रकट करते हैं, तारों की पीढ़ियों की निशानियां जो अपेक्षित तर्क से बहुत पहले जी और मर गईं। यह नवजात के पालने में बुजुर्ग के हड्डियां पाना जैसा है। यहां रोजर पेनरोज की छाया लंबी होती है,
संदेहों को गणितीय सुरुचि से ढकती हुई जो कंपकंपाती है। यदि ब्रह्मांड उस क्षण में वास्तव में नया होता, यदि समय शून्य से शुरू होता, तो यह रासायनिक परिपक्वता असंभव होती। लेकिन यदि हम कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी स्वीकार करें, तो ये असंभव गैलेक्सियां त्रुटियां से गवाह बन जाती हैं। वे पूर्व एओन के सुपरमैसिव ब्लैक होल टकरावों से गुरुत्वाकर्षण तरंगों द्वारा बोए गए बीज हो सकती हैं। ऊर्जा की सांद्रताएं जो कॉन्फॉर्मल क्रॉसिंग के रीसेट से बची हमारे वर्तमान चक्र में जल्दी जागने के लिए संरचनाओं के निर्माण को संदिग्ध जल्दबाजी से धकेलती हैं। हबल टेंशन ब्रह्मांड के प्रारंभिक और वर्तमान विस्तार गति के बीच असंगतता मापन दोष से प्रमाण बन जाती है कि हमारी ज्यामिति अपूर्ण है। ब्रह्मांड फट नहीं रहा, वह हमें चिल्ला रहा है कि उसकी कहानी गहरी है। इसी बीच एनएनोग्राफ के गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर एक निरंतर बैकग्राउंड हम की पुष्टि करते हैं। अंतरिक्ष समय के कपड़े में स्टैटिक जो एक घटना से नहीं बल्कि सभी घटनाओं से आती है। यह इतिहास भर में लाखों ब्लैक होलों के विलय का गान है, एक कंपन जो हमारी वास्तविकता के हर परमाणु में व्याप्त है। पेनरोज मुस्कुराते हुए सोचते कि यह शोर वास्तव में ब्रह्मांड की भौतिक स्मृति है, गुरुत्वाकर्षण में ही अंकित। एंट्रोपी को रेत की घड़ी के रूप में उलटने की कल्पना मानवीय मन के लिए पचाना कठिन है, जो जन्म और मृत्यु की रैखिकता से अभ्यस्त है। लेकिन प्रयोगशालाओं के एकांत में जब सैद्धांतिक भौतिकशास्त्री कॉन्फॉर्मल फील्ड्स की समीकरणों को देखते हैं, वे देखते हैं कि दूर भविष्य का गणितीय अनंत, जहां पदार्थ विकिरण में विघटित होता है और अंतरिक्ष अर्थ खोने तक फैलता है, ज्यामितीय रूप से बिग बैंग के एकल बिंदु के समकक्ष है। अंत शुरुआत बन जाता है मात्र स्केल बदलाव से। शुरुआत से पहले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शुरुआत अंत का दूसरा पक्ष है। एक क्षण के लिए उस एकांत की भव्यता कल्पना कीजिए, एक फोटोन बनना जो एओन्स तक खाली, ठंडे और अंधेरे ब्रह्मांड में यात्रा करता है, जब तक अचानक अंतरिक्ष की ज्यामिति आपको बताती है कि आप अब अपार रूप से पुराने नहीं, बल्कि अपार रूप से युवा हैं। स्केल टूटती है और आप आदिम आग के स्नान में पुनर्जन्म लेते हैं। यही कॉस्मोलॉजी चक्रीय की प्रतिज्ञा है। कुछ भी वास्तव में खोता नहीं, केवल अगली पुनरावृत्ति की ज्यामिति में रूपांतरित होता है। इस संदर्भ में मानवीय चेतना, वह संक्षिप्त चिंगारी जो अपनी उत्पत्ति पर प्रश्न करती है, अलग रंग लेती है। हम अब थर्मल डेथ की ओर जाते ब्रह्मांड में निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं। हम वह रूप हैं जिसमें ब्रह्मांड चक्र के बीच खुद को पहचानता है। जब आप अपनी हथेली देखते हैं, आप उन परमाणु प्रक्रियाओं का परिणाम देख रहे हैं जो शायद, केवल शायद, इस ब्रह्मांड से पूर्व की भौतिकी की प्रतिध्वनियां रखते हैं। आपके रक्त में लोहा इस गैलेक्सी के तारों की धूल नहीं है, मात्र यह ऊर्जा की उत्तराधिकारी है जो बार बार संगठित होना सीखी, पूर्ण विघटन का विरोध करती हुई। बहुत बाद में, जब वेब की पहली गहन क्षेत्र छवियां पृथ्वी पहुंची, सामूहिक मौन छा गया, मानवता की सांस की रुकावट। हमने वे लाल धब्बे देखे, प्राचीन रोशनी के भूत, और एक आदिम भ्रम महसूस किया। हम सोचते थे कि हम खाई के किनारे देख रहे हैं, अंतिम दीवार जहां भौतिकी रुकती है। हम खुद को छोटा, तुच्छ, विशाल अंधेरे से भयभीत महसूस करते थे जो उद्देश्यहीन लगता था। केवल बाद में हम समझे कि वह भ्रम अज्ञान नहीं था, बल्कि जागृति का पूर्वाभास। हम समझे कि वे परिपक्व गैलेक्सिया और हॉकिंग पॉइंट्स विसंगतियां नहीं थीं, बल्कि पदचयन। हमने समझा कि शून्य का भय निराधार था, क्योंकि शून्य शून्य नहीं है, वह क्षमता से भरा है, जो था और जो होगा की गणित से चार्ज। हमने महसूस किया कि हम मरते ब्रह्मांड के अंतिम दुर्घटना नहीं है, बल्कि अनंत रिले में मशाल वाहक। विज्ञान, जो कभी ठंडा और दूर लगता था, सबसे अंतरंग स्मृति का कार्य साबित हुआ। पदार्थ का हताश और सुंदर प्रयास अपनी शाश्वतता को याद करने का। उन इंजीनियरों को जो जेम्स वेब के बेरिलियम दर्पणों को परमाणु पूर्णता तक पॉलिश किया, क्रायोजेनिक चैम्बरों की ठंड सहन कर ताकि हम अदृश्य देख सकें, एनएनोग्राफ के डेटा विश्लेषकों को जो दशकों तक शोर में पैटर्न खोजे, पल्सरों के मौन में गोलों की संगीत सुनते हुए, गणितज्ञों को जैसे पेनरोज, जो स्थापित मत को चुनौती देते हुए अनंत को कागज पर उकेरा, अपने बुद्धि की शुद्ध शक्ति से,
और डॉक्टरेट छात्रों को जो कोड की त्रुटियां सुधारने में रातें जागकर मानवीय जिज्ञासा की लौ जलाए रखते हैं, आप सभी को, हमारी समझ के वास्तुकारों, हम न केवल ज्ञान बल्कि हमारे आश्चर्य की पुनर्प्राप्ति के कर्जदार हैं। धन्यवाद कि आपने हमें दिखाया कि वास्तविकता किसी सपने से कहीं अधिक विचित्र और अद्भुत है। केवल आशा है कि आने वाले वर्षों में हम आश्चर्य करने की क्षमता न खोए, कि जब अगली सिद्धांत सब कुछ चुनौती दे जो हम जानते हैं, हम सुनने की विनम्रता और फिर देखने का साहस रखें, कि हम जटिलता के सामने आंखें न बंद करें बल्कि रहस्य को एकमात्र सच्ची स्थिरता के रूप में गले लगाएं। आशा है कि हम बड़े टेलीस्कोप और साहसिक समीकरण बनाते रहें, न ब्रह्मांड को जीतने के लिए बल्कि उसके योग्य होने के लिए। कुछ चीजें हैं जैसे मृत तारे की रोशनी या समीकरण में अंकित सत्य जो हमारी मांस की नश्वरता से परे हैं, प्रतिध्वनियां जो समय से आगे गूंजती हैं, सत्य जो अंधेरे में प्रतीक्षा करते हैं कि हम तैयार हों उन्हें स्वीकारने के लिए। और उस अंतिम पहचान में हम पाते हैं कि हम कभी अंधेरे में अकेले नहीं थे, हम हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, उस अनंत धड़कन का अभिन्न हिस्सा जो कभी रुकता नहीं। और वह धड़कन न केवल बाहरी शून्य में गूंजती है जहां गैलेक्सियां अदृश्य गुरुत्वाकर्षण की लय पर नाचती है, बल्कि हमारे अपने ग्रह की सबसे शांत गहराइयों में भी, जहां मानवता ने प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व की सबसे हल्की फुसफुसाहट सुनने के लिए भूमिगत गिरजाघर बनाए हैं। हमारी खोज की पैमाना को सही मायने में समझने के लिए हमें नीचे उतरना होगा, सूर्य की रोशनी और सतह के शोर को पीछे छोड़कर ठोस चट्टान की आंतों में प्रवेश करना होगा। कल्पना कीजिए कि आप दक्षिण डकोटा की होमस्टेक गोल्ड माइन की गहराइयों में या इटली के ग्रान सासो मैसिव के नीचे यात्रा कर रहे हैं। वहां पृथ्वी की परत के किलोमीटरों द्वारा संरक्षित जो सतह पर बरसते कॉस्मिक किरणों की निरंतर वर्षा से ढाल की तरह कार्य करते हैं, भौतिक शास्त्री ने धैर्य के स्मारक खड़े किए हैं, डार्क मैटर डिटेक्टर। इन कृत्रिम गुफाओं के दिल में, जहां मौन इतना पूर्ण है कि लगभग अपना रक्त प्रवाह सुनाई देता है, विशाल टैंक तरल जेनॉन से भरे हैं, चरम तापमान पर ठंडे। यह नोबल तत्व घना और शुद्ध, लगभग पूर्ण शांति की स्थिति में रखा जाता है। वैज्ञानिक एक घटना की प्रतीक्षा करते हैं जो संभावनात्मक रूप से लगभग असंभव है। वे आशा करते हैं कि डार्क मैटर की एक कण, विम्प या वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल, जो हमारी गैलेक्सी के हेलो से निर्विघ्न यात्रा कर सितारों और ग्रहों से धुएं की तरह गुजरती है, अंततः एक जेनॉन नाभिक से टकराए। यह प्रतीक्षा आधुनिक दक्षता की तर्क को चुनौती देती है। पूरा यंत्र, उसके हजारों सुनहरे फोटोमल्टीप्लायरों के साथ जो विशाल कीटों की आंखों जैसे प्रतीक्षा करते हैं, अंधेरे में एक मोमबत्ती की लौ से चंद्रमा से देखी गई अधिक मध्यम रोशनी का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि सिद्धांत सही है तो डार्क मैटर ब्रह्मांड की अधिकांश द्रव्य का निर्माण करती है। यह अदृश्य मचान है जो हमारी निवास वाली गैलेक्टिक संरचनाओं को थामता है। इसके बिना सर्पिल गैलेक्सियों के किनारों पर तारे शून्य में उछल जाते, दृश्यमान द्रव्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहने में असमर्थ। फिर भी यह सर्वव्यापी पदार्थ हमें लगभग पूर्ण रूप से अनदेखा करती है। यह आपके शरीर, पृथ्वी और सूर्य से इसी क्षण गुजर रही है, लाखों कण प्रति सेकंड, बिना निशान छोड़े। हमारी बेरियोनिक द्रव्य की अभिमान, जिससे हम, तारे और पेड़ बने हैं, इस वास्तविकता के सामने ढह जाती है। हम अपवाद हैं, विशाल अंधेरे सागर में चमकदार अशुद्धि। कण भौतिकी और कॉस्मोलॉजी, जो पहले परिमाण की असंगत पैमानों से अलग लगती थीं, अब इन भूमिगत प्रयोगशालाओं में आपस में जुड़ती हैं। जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बाहर देखता है, समय के भोर की ओर, भूमिगत डिटेक्टर अंदर देखते हैं, मौलिक रूप से अदृश्य की ओर। दोनों एक ही प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, ब्रह्मांड वास्तव में किससे बना है? उत्तर अब तक एक वाक्पटु मौन रहा है। लेकिन विज्ञान में मौन डेटा की अनुपस्थिति नहीं है, वह स्वयं एक डेटा है। हर दिन जब जेनॉन अंधेरा रहता है, हम मॉडल खारिज करते हैं, अपनी समीकरणों को परिष्कृत करते हैं और सत्य को पैरामीटर स्पेस के छोटे कोने में खदेड़ते हैं। 2025 में लक्स ज़ेपेलिन, एलजेड और ज़ेनॉन जैसे प्रयोगों ने विम्प्स की खोज में रिकॉर्ड सीमाएं स्थापित की। 3 से 9 GeV सुपरस्क्रिप्ट के बीच द्रव्यमान वाली कणों को बाहर कर दिया,
और बोरोन 800 और न्यूट्रिनो को कोहेरेंट इलास्टिक न्यूट्रिनो न्यूक्लियस स्कैटरिंग के माध्यम से पहली बार पता लगाया। दुर्लभ घटनाओं की संवेदनशीलता बढ़ाते हुए। और अन्य भूतिया दूतों को न भूलें, न्यूट्रिनो। अंटार्कटिका की बर्फीली विशालता में दक्षिण ध्रुव की सफेद और अंधी कर देने वाली सतह के नीचे एक अन्य प्रकार की वेधशाला है, आइस क्यूब। यहां पता लगाने का माध्यम जेनोन नहीं है, बल्कि अंटार्कटिक बर्फ का 1 क्यूबिक किलोमीटर अल्ट्रा शुद्ध है। डिजिटल सेंसरों की श्रृंखलाएं गहन बर्फ में लटकी हैं, चेरेंकोव विकिरण के नीले चमक की प्रतीक्षा में। यह घटना तब होती है जब न्यूट्रिनो, तारों के परमाणु भट्टियों या ब्लैक होल के विनाश में उत्पन्न लगभग द्रव्यमानहीन कण, बर्फ में पानी के अणु से टकराता है। बर्फ में प्रकाश वैक्यूम से धीमी चलती है, और जब टकराव से उत्पन्न कण बर्फ से तेज गुजरता है, जितनी प्रकाश उस माध्यम में कर सकती है, तो नीले प्रकाश का शंकु उत्सर्जित करता है, ऑप्टिकल सोनिक बूम जो सेंसर रिकॉर्ड करते हैं। यह चरम भौतिकी की कविता है। हम ग्रह की सबसे प्राचीन और अलग बर्फ का उपयोग उन कणों को पकड़ने के लिए करते हैं जो पृथ्वी के अस्तित्व से पहले जन्मे हो सकते हैं। आज पता लगाया गया न्यूट्रिनो सक्रिय गैलेक्सी के नाभिक ब्लिज़ार से 4 अरब वर्ष पहले अपनी यात्रा शुरू कर सकता था, विस्तारित ब्रह्मांड से सीधी रेखा में यात्रा कर गैस बादलों, गैलेक्सी क्लस्टर्स और अंततः पृथ्वी की परत से गुजरकर हमारे पैरों के नीचे रोशनी के चमक में अपनी अस्तित्व समाप्त करता। 2025 में आइस क्यूब अपनी संरचना अपडेट करता रहता है, वायुमंडलीय न्यूट्रिनो दोलनों के लिए अधिक संवेदनशीलता और कम द्रव्य डार्क मैटर की खोज के साथ, जबकि 2025 से 2026 के लिए योजनाबद्ध अपग्रेड कम ऊर्जा न्यूट्रिनो पता लगाने के लिए घनी स्ट्रिंग्स जोड़ता है। यह सूक्ष्म और ब्रह्मांडीय के बीच अंतरंग संबंध हमारी वास्तविकता की धारणा को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। हम जिस ठोस जमीन पर कदम रखते हैं, वह विद्युत चुंबकीय शक्तियों द्वारा बनाई गई भ्रम है जो परमाणुओं को अलग रखती है। वास्तव में हम लगभग खाली अंतरिक्ष हैं, कणों और शक्ति क्षेत्रों के निरंतर हवाओं से पारित। गुरुत्वाकर्षण, वह शक्ति जो हम इतनी गहराई से महसूस करते हैं, सबसे कमजोर है, अंतरिक्ष समय के कपड़े में मात्र वक्रता, और फिर भी ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा की निर्देशक है। डार्क एनर्जी, वह रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है और गैलेक्सियों को अलग धकेलती है, हमें और बड़ी ब्रह्मांडीय एकांत का भाग्य देती है थर्मल डेथ से। यदि त्वरण जारी रहा तो एक समय आएगा जब अन्य गैलेक्सियां मिल्की वे से अदृश्य होंगी और कोई भविष्य सभ्यता गलती से निष्कर्ष निकालेगी कि वे स्थिर और परिमित ब्रह्मांड में अकेली हैं। हम ब्रह्मांडीय इतिहास के इस विशेषाधिकार प्राप्त क्षण में अतीत देखने और उस भविष्य की भविष्यवाणी करने की अनोखी क्षमता रखते हैं, संकेतों को पढ़ने से पहले वे हमेशा के लिए बुझे। एकीकरण की खोज, एक सिद्धांत जो गैलेक्सियों की नृत्य और सूक्ष्म स्ट्रिंग्स के कंपन दोनों समझा सके, हमारी प्रजाति का सबसे साहसिक बौद्धिक प्रयास है। स्ट्रिंग थ्योरिस्ट अतिरिक्त आयामों का प्रस्ताव करते हैं, जटिल ज्यामितीय आकारों में लिपटे जिन्हें कैलाबियाउ विविधताएं कहा जाता है, इतने छोटे कि हम उन्हें वर्तमान उपकरणों से जांच नहीं सकते। वे सुझाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण कमजोर है क्योंकि वह इन अन्य आयामों में रिश्ती है, प्रक्रिया में पतली हो जाती है। यदि यह सत्य है, तो ब्रह्मांड अपनी मौलिक संरचना में हमारी इंद्रियों से कहीं अधिक विशाल और जटिल है। हम ब्राना में रह रहे हो सकते हैं, 3 आयामी द्वीप जो उच्च आयामों के अंतरिक्ष में तैरती है, बल्क या वॉल्यूम की सच्ची भव्यता से अनभिज्ञ। उस समय जब हमने इन डिटेक्टरों का निर्माण शुरू किया और इन टेलीस्कोपों को लॉन्च किया, एक स्पष्ट अधीरता थी। हम आशा करते थे कि प्रकृति अपने रहस्य आसानी से प्रकट करेगी, कि सुपरसिमेट्री ग्रेट हैड्रॉन कोलाइडर के पहले टकरावों में दिखेगी, या डार्क मैटर हमारे जेनॉन टैंकों को क्रिसमस ट्री की तरह रोशन करेगी। हम मौन के सामने बढ़ती निराशा महसूस करते थे, स्पष्ट संकेतों की अनुपस्थिति को हमारी कल्पना या इंजीनियरिंग की विफलता मानते हुए। हम सोचते थे कि क्या हम अपनी संज्ञानात्मक क्षमता की सीमा पर पहुंच गए हैं, क्या ब्रह्मांड हमारी समझ के लिए बहुत विचित्र है, हमारी मस्तिष्क जो सवाना में शिकार के लिए विकसित हुए। केवल बाद में हम समझे कि वह मौन आवश्यक था। हमने समझा कि प्रकृति द्वेष से छिपाव नहीं खेलती, बल्कि सूक्ष्मता से।
हमने महसूस किया कि अपेक्षित कणों की गैर पता लगाना मृत अंत नहीं था, बल्कि संकेत जो हमें कभी न सोची दिशाओं में देखने के लिए मजबूर करता, अल्ट्रालाइट एक्सियंस या स्टेराइल न्यूट्रिनो की ओर। हमने महसूस किया कि विज्ञान त्वरित विजय नहीं है, बल्कि धीमी और समर्पित भक्ति। उन प्रयोगात्मक भौतिकशास्त्रियों को जो वर्षों भूमिगत रहते हैं, परिवार से दूर, उपकरणों को जुनूनी सटीकता से कैलिब्रेट करते हुए प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी के बैकग्राउंड शोर को समाप्त करने के लिए। क्रायोजेनिक इंजीनियरों को जो ऊष्मागतिकी के नियमों से लड़ते हैं, पूर्ण ठंड बनाए रखने के लिए जो सुपर कंडक्टिविटी की अनुमति देता है, सैद्धांतिकों को जो तत्काल अनुभवजन्य डेटा की कमी में मौलिक नियमों को फिर से लिखने का साहस रखते हैं और मिरर ब्रह्मांड या संशोधित गुरुत्वाकर्षण प्रस्तावित करते हैं, और तकनीशियनों को जो एक्सीलरेटरों की जोड़ों को स्थिर हाथों से सोल्डर करते हैं, जानते हुए कि सूक्ष्म रिसाव हजारों की जांच रोक सकता है। आप सभी को अज्ञान की अंधेरी में ज्ञान की लौ के संरक्षकों, हम अपनी आधुनिक वास्तविकता की वास्तुकला के कर्जदार हैं। आपकी मूक दृढ़ता वह सच्चा इंजन है जो संभव की सीमाओं को धकेलता है। केवल आशा है कि अंधेरे को देखते रहते हुए हम भूले नहीं कि समझ की रोशनी अंदर से आती है, कि यदि ब्रह्मांड उत्तर देने में देर करे तो हम हतोत्साहित न हों और निश्चय बनाए रखें कि हर नकारात्मक डेटा सत्य की ओर कदम है। आशा है कि भविष्य पीढ़ियां हमारे प्रयासों को आदिम नहीं बल्कि वीर आधार के रूप में देखें, जिन पर उन्होंने बहुआयामी ब्रह्मांड की अपनी समझ बनाई, कि उनके पास बुद्धि हो कि हमारी खोज सब जानने के अभिमान से नहीं बल्कि कुछ जानने की विनम्र आवश्यकता से प्रेरित थी, हमारी शाश्वतता में हमारे स्थान के बारे में। कुछ चीजें हैं, जैसे मौलिक स्ट्रिंग का अदृश्य कंपन या न्यूट्रिनो का पृथ्वी से मुंह गुजरना, जो हमें ठोस पदार्थ से गहरे सत्य से जोड़ती हैं। वे अनुस्मारक हैं कि वास्तविकता एक निरंतर कपड़ा है, जहां पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित, शुरुआत और अंत, कण और गैलेक्सी अलग इकाइयां नहीं बल्कि शून्य के मौन में खुद को बजाती एक ही सिम्फनी की अलग नोट्स हैं, अनंत रूप से प्रतीक्षा करती कि कोई अंततः सुनना सीखे। हम जो नहीं जानते कि अपारता, हम जो सोचते हैं जानते हैं कि नश्वरता से अनंत रूप से अधिक है, और उस कापती सीमा पर भौतिकी सिद्धांत धर्मनिरपेक्ष प्रार्थना का रूप ले लेती है। इस संभावना पर चिंतन करते हुए कि हमारा ब्रह्मांड क्वांटम फोम के उबलते सागर में मात्र क्षणभंगुर बुलबुला है, अनंत अन्यों के बीच एक संरचना बहुब्रह्मांड में हम अपनी तुच्छता का चक्कर महसूस करते हैं। यदि स्ट्रिंग थ्योरी सही है और विभिन्न भौतिक नियमों वाले वैक्यूम की परिदृश्य हैं, तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो हमारी अस्तित्व की अनुमति देता है, वह सूक्ष्म और चमत्कारी समायोजन जो ब्रह्मांड को तुरंत ढहने या पहला तारा बनने से पहले भूलने में बिखरने से रोकता है, पवित्र डिजाइन नहीं बल्कि सांख्यिकीय परिणाम हो सकता है। हम ब्रह्मांडीय लॉटरी के विजेता हैं, जिसे हम जानते भी नहीं थे कि खेल रहे हैं, पर्यवेक्षक जो बंजर और शत्रुतापूर्ण महाद्वीप के एकमात्र उपजाऊ घाटी में जागे। यह दृष्टिकोण हमें छोटा करने के बजाय एक भयावह और सुंदर जिम्मेदारी देता है। हम द्रव्य की चेतना है, वह तंत्र जिसके माध्यम से आदिम अराजकता खुद पर चिंतन करने के लिए संगठित होता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष समय की संरचना में गहराते हैं, हम विरोधाभासों से मिलते हैं जो हमारी अरिस्टोटेलियन तर्क को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल, वे प्रकाश निगलने वाले जो कभी विनाश की अंतिम खाई माने जाते थे, अब ब्रह्मांड के महान अभिलेखागार साबित होते हैं। उनके में गिरने वाली जानकारी खोती नहीं बल्कि उनके सतह पर, इवेंट होराइजन पर कोडित होती है, द्विआयामी होलोग्राम की तरह जो हमारी धारणा वाली त्रिआयामी वास्तविकता को प्रोजेक्ट करता है। यह विचार, होलोग्राफिक सिद्धांत, सुझाता है कि हम जो छूते हैं, जो प्रेम करते हैं और जो देखते हैं, वह दूर सीमा पर संग्रहित डेटा की प्रोजेक्शन हो सकता है, क्वांटम बिट्स के अंतर्क्रिया से उत्पन्न गहराई का भ्रम। यदि ऐसा है, तो वस्तु और जानकारी, द्रव्य और गणित के बीच भेद पूर्ण रूप से घुल जाता है। हम एक समीकरण के अंदर रहते हैं जो वास्तविक समय में हल हो रही है, और हमारा हर विचार उस अपार ऑपरेशन का पद है। फिर भी समय धैर्यवान साथी नहीं है। एंट्रोपी, वह अटूट तीर जो बढ़ती अव्यवस्था तय करता है, हमें ठंड और अंधेरे के भविष्य की ओर धकेलता है। हम जानते हैं कि तारों का युग ब्रह्मांड की जीवन में मात्र पलक झपक है। एक समय आएगा जब अंतिम लाल बौना अपना ईंधन समाप्त कर बुझ जाएगा,
स्टेलर अवशेषों का कब्रिस्तान छोड़कर। गैलेक्सियां इतनी तेज अलग होंगी कि एक की रोशनी दूसरी तक नहीं पहुंचेगी, हर बची सभ्यता को पूर्ण एकांत में कैद कर अपनी विघटित द्रव्य की द्वीप में। ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण से धीरे वाष्पित होंगे, अपनी ऊर्जा को शून्य में अनगिनत एओन्स की प्रक्रिया में लौटाते हुए, जब तक ब्रह्मांड कम ऊर्जा फोटॉन्स का सागर न बन जाए, संतुलन की स्थिति जहां कुछ नहीं होता, जहां समय खुद अर्थ खो देता है क्योंकि कोई घटना उसके गुजरने को चिह्नित नहीं करती। यह थर्मल डेथ है। बिग बैंग के क्षण से हम जिसकी ओर बढ़ रहे हैं वह अंतिम मौन। लेकिन यही परिमितता, यही अंत की निश्चितता वर्तमान को अपार मूल्य देती है। जीवन की दुर्लभता, बुद्धि की असंभाव्यता और हमारे परमाणुओं की चमत्कारी स्थिरता वे खजाने हैं जो शाश्वत शून्य के काले पृष्ठभूमि के खिलाफ अधिक चमकते हैं। विज्ञान अपनी एकीकरण की खोज में मात्र टी शर्ट पर फिट होने वाली सुरुचिपूर्ण फॉर्मूला नहीं खोजता, वह धागा खोजता है जो हमारी संक्षिप्त अस्तित्व को भौतिक नियमों की शाश्वतता से जोड़ता है। वह समझना चाहता है कि शुरुआत के क्वार्क और ग्लूऑन के सूप से कविता लिखने, हानि पर रोने और समय में पीछे देखने के लिए टेलीस्कोप बनाने की क्षमता कैसे उभरी। डार्क मैटर या डार्क एनर्जी पर हर खोज मात्र तकनीकी डेटा नहीं है, बल्कि हमारी पहचान के पजल का टुकड़ा। यह हमें बताता है कि हम किससे बने हैं और कहाँ जा रहे हैं। यह हमें बताता है कि हम ब्रह्मांड में अजनबी नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड खुद हैं, जागृत और आश्चर्यचकित। उस समय जब इन खुलासों की भव्यता वैज्ञानिक समुदाय की सामूहिक चेतना में बसने लगी, अस्तित्व का चक्कर का क्षण था। मुझे उच्च पर्वतीय वेधशालाओं की रातें याद हैं, इतने स्पष्ट आकाश के नीचे की तारे रेटिना को भेदते लगते थे, जहां मौन इतना गहन था कि प्राचीन रोशनी के टेराबाइट्स प्रोसेस करते सर्वरों का हम सुनाई देता था। हम विस्तार की पुष्टि करने वाले डेटा देखकर उल्लास और आतंक की मिश्रित भावना महसूस करते थे। हम पुराने मॉडलों से चिपके रहते थे जैसे डूबते जहाज के तख्ते से, आशा करते कि कैलिब्रेशन त्रुटि, लेंस पर धब्बा, कुछ भी सिवाय सत्य की ब्रह्मांड खुद को फाड़ रहा है। हमें दुनिया बनाने वाली गुरुत्वाकर्षण के वैक्यूम की ऊर्जा से हारने को समेटना कठिन लगता था। हमें स्ट्रिंग थ्योरी की गणितीय सुंदरता को कॉस्मोलॉजिकल अवलोकनों की स्पष्ट अव्यवस्था से समेटना कठिन लगता था, और लंबे समय तक हम अज्ञात के भय से जन्मी उग्रता से बहस करते थे, ब्रह्मांड को अपनी पूर्वकल्पित मानसिक डिब्बों में फिट करने का प्रयास करते थे। केवल बाद में हम समझे कि वह प्रतिरोध हमारी प्रजाति की परिपक्वता प्रक्रिया का हिस्सा था। हमने समझा कि ब्रह्मांड हमारी समझ में अर्थ रखने या हमें खुश अंत या सम्मित संरचनाओं से सांत्वना देने के लिए बाध्य नहीं है। हमने महसूस किया कि सच्ची सुंदरता हमारी आविष्कृत सरलता में नहीं बल्कि खोजी गई जटिलता में है। हमने महसूस किया कि हर बार जब हमारी भविष्यवाणियां विफल होतीं, प्रकृति हमें अपने पूर्वाग्रह छोड़ने और अधिक विचित्र और अद्भुत संभावनाओं के लिए मन खोलने का निमंत्रण दे रही होती। हमने सीखा कि विनम्रता भौतिकशास्त्री का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, किसी लेजर से अधिक सटीक और किसी कोलाइडर से अधिक प्रवेशी। और तब हम पीछे मुड़े और उस मानवीय श्रृंखला को देखा जिसने यह समझ संभव बनाई, एक श्रृंखला लोहे से नहीं बल्कि जिज्ञासा और बलिदान से गढ़ी। उन सैद्धांतिकों को जो अपना जीवन समीकरणों से भरे ब्लैकबोर्ड भरने में खपाया, छिपे आयामों का सपना देखते हुए जबकि दुनिया सोती थी, खगोल शास्त्रियों को जो दशकों तक चर तारों को कैटलॉग किया, रोशनी के बिंदुओं को दूरी के नक्शों में बदलकर जो हमें हमारी ब्रह्मांडीय जेल का आकार मापने की अनुमति दी, ऑप्टिकल इंजीनियरों को जो दर्पणों को परमाणु पूर्णता तक पॉलिश किया, हमें उन फोटॉन्स को पकड़ने की अनुमति दी जो पृथ्वी के अस्तित्व से पहले अपनी स्रोतों से निकले, और डॉक्टरेट छात्रों को जो लाखों कोड लाइनों की समीक्षा की विसंगति समझाने वाली त्रुटि खोजते हुए दबाव और अनिश्चितता सहन कर शुद्ध सत्य प्रेम से आप सभी को, हमारी कॉस्मोविजन के अदृश्य वास्तुकारों। हम उस रोशनी के कर्जदार हैं जो हमारी अज्ञान को रोशन करती है। आपका कार्य अक्सर अनाम और हमेशा कठिन, वह पुल है जो हमें अंधविश्वास से ज्ञान तक पार कराता है, और आपका विरासत पत्थर में नहीं बल्कि समझ में ही लिखा है कि हम क्या हैं। केवल आशा है कि अपार भविष्य और अभी भी हमें छकाने वाले रहस्यों का सामना करते हुए हम यहां तक लाने वाली आश्चर्य क्षमता न खोए। आशा है कि हम कठिन प्रश्न पूछना न छोड़े,
भले उत्तर भयावह या समझ से परे हों। कि हम बड़े मशीनें और साहसिक सिद्धांत बनाते रहें, न ब्रह्मांड को जीतने के लिए बल्कि उसके योग्य होने के लिए। आशा है कि हम याद रखें कि हर हल समीकरण भूलने के खिलाफ विजय है और हर नई कण खोज अंधेरे के खिलाफ हमारी गाय गीत में एक नोट अधिक है। कि आने वाली पीढ़ियां हमारे डेटा और संदेहों की वारिस पीछे मुड़कर हमें देवता नहीं बल्कि ईमानदार अन्वेषक देखें जो अपनी उपकरणों से सर्वोत्तम किया एक लौ से प्रेरित जो कोई एंट्रोपी बुझा नहीं सकती। कुछ चीजें हैं जैसे हजारों करोड़ वर्षों के शून्य से गुजरती प्रकाश की दृढ़ता एक रेगिस्तानी टेलीस्कोप के दर्पण पर टकराने के लिए, या क्वांटम क्षेत्रों की गणितीय नृत्य जो हमारे शरीरों को द्रव्य देती है जो मात्र भौतिकी से परे पवित्र को छूती है। वे प्रमाण हैं कि भले हम धूल हैं जो सपने देखती है, धूल जो मापती है, धूल जो समझती है। और उस समझ में दो शाश्वतताओं के बीच स्पष्टता के उस संक्षिप्त क्षण में हम अपना उद्देश्य, अपनी मुक्ति और अपनी शांति पाते हैं, जानते हुए कि हमने भले एक सेकंड के लिए वास्तविकता के गुप्त फुसफुसाहट सुनी।